Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I hope you guys are doing well. So today I am going to discuss PYQs, past year questions of rotation, which was asked in NEET as well as in JEE Mains. JEE मेंस का मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि जेई मेंस की पी वाई क्यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो जेई मेंस में आते हैं वो एज इट इज़ कुछ साल बाद या उससे पहले फिर आ चुके होते हैं नीट में भी, तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस. सो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सो बेसिकली मेरे पास तो 10 स्लाइड्स हैं लेकिन लेट्स सी हाउ मच आई कैन कवर. सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज़ सेइंग दैट ए बॉल rolls without slipping. So the first thing is itself a concept. A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. Okay, if the radius of the ball is br, then the fraction of total energy associated with the rotational energy will be what? So पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज सेइंग कि यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी. सो बेसिकली बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन इस वर्ड में हो जाता है कि इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी. सो इट मीन्स कि फ्रैक्शन आपको टोटल एनर्जी का चाहिए, तो टोटल एनर्जी विल कम इन डिनोमिनेटर एंड रोटेशनल एनर्जी का, तो रोटेशनल एनर्जी विल कम इन न्यूमरेटर. सो इट इज़ बेसिकली रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का ये क्या मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी. अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, विच इज सेइंग कि ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग. तो अगर बॉल जो है रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड पे है, तो ये कभी भी मूव नहीं कर रहा होगा. ये ए पॉइंट जो है ऑलवेज बी एट रेस्ट होगा. तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी वी से चल रहा है और बॉडी जो है ओमेगा से अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है, ये जो है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है ये, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग. क्यों? क्योंकि इस ए पॉइंट पे इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v होगा एंड एक और वेलोसिटी जनरेट होगी ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी, आर ओमेगा इधर, और ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, तभी ये ए जो पॉइंट है ये रेस्ट पे होगा. देयर विल बी नो स्लिपिंग. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. राइट, प्योर रोलिंग. आई होप कि ये सब आपको पता होगा. नाउ टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी. सॉरी, टोटल एनर्जी होता है, आई बेग पार्डन, टोटल एनर्जी होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग कर रही है. मतलब इसमें ये जो है ये v क्या है, ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है. ठीक है, और ये ओमेगा जो जनरेट हो रहा है ये रोटेशन के कारण हो रहा है. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. राइट, दिस विल बी द टोटल एनर्जी रोटेशनल. तो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर एंड रोटेशनल विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो दिस विल बी योर ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड सिमिलरली रोटेशनल एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये वाला जो पार्ट है मैंने लिखा है ये रोटेशनल ही तो है, तो आपको रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल टोटल एनर्जी बताना है. ठीक है, तो आप इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो बेसिकली यही आपको पूछा भी गया है, तो हाफ 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 को कैंसिल कर दो. ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो आई के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे देखो थर्ड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हुआ है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ये के है. तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि बॉडी ये है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यहाँ से एक एक्सिस पास किया होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है मान लेते हैं. ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो अब ये उसका जो है रेडियस ऑफ गायरेशन की है. तो अगर मान लेते हैं कि इसका कुछ भी एक्स एम आर स्क्वायर है, तो वो बराबर क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, और यही के जो होता है क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एम के स्क्वायर लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी के जगह पे मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ ड्यू टू कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ आई के जगह पे एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. फिर अगेन एम 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 विल कैंसल आउट ईच अदर. ठीक है,
now it will be k square omega square upon r square plus k square ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट, यही होगा। अगर जब मैं एम 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 कैंसिल कर दूंगा हर जगह से, तो के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या फाइनली बचेगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। तो आपका रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, जो कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी जो है, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये 2003 में पूछा गया था, 2003 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज AIPMT समथिंग लाइक दैट। सो एट दैट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था प्योर रोलिंग का। अच्छा कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, प्योर रोलिंग का है और रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आई इक्वल्स टू वो सोचने लगते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखे। जब रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है तो आई इक्वल्स टू आंख बंद किए हुए एम के स्क्वायर लिखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर डिस्क है, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स का डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। और उसका अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट कोई भी एक एक्सिस है उससे के डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट मास मान लेते हैं एम, सेम मास का एम, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, एम के स्क्वायर को एम आर स्क्वायर बाय 2 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो एम एम कैंसिल हो जाता है, तो के इक्वल्स टू आर बाय रूट 2 हो जाएगा इन केस ऑफ डिस्क, इन केस ऑफ डिस्क। तो इसीलिए आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर हम हमेशा लिख सकते हैं अगर जहाँ पे कि के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको यहाँ पे के दिया हुआ है, तो सीधा सीधी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी अदर थिंग यू हैव टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम के स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने किया, तो फाइनली आपका ये जो रेशियो आया वो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया, विच इज़ ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1990। सो ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी, ओके। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि एक डिस्क है, ठीक है, तो एक डिस्क है ये, ठीक है, ये डिस्क है यहाँ से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर, ठीक है, एक डिस्क है और उसका अबाउट ए डायमीटर, लेट्स से कि ये डायमीटर है, डायमीटर डी है ये डायमीटर, तो इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये जो है आई परपेंडिकुलर है, ठीक है, आई परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, तो और उसके रिम के, तो रिम मतलब किसी भी एक कोना पे, तो मान लेते हैं कि ये इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे ये जो है जा रहा है, ये आई परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है कि ये आई परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जिसमें कि आई जो है अलॉन्ग इट्स डायमीटर है जो कि ये है, और एक एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो ये जो है एक्सिस है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, लेकिन कह रहा है उसके अलॉन्ग नहीं बताने के लिए, बल्कि वो जो एक्सिस है पास हो रहा है ऑन इट्स रिम, रिम मतलब कि किसी भी एक सर्कमफ्रेंस पे, तो ये वाली पॉइंट पे, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ ऐसा, तो ये आई परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। तो ये आपको ये मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे, आपको ये पता होगा, एक कॉन्सेप्ट है आई 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई है, ठीक है, तो 2i इक्वल्स टू आई जेड हो गया आपका, तो आई जेड जो हो गया आपका 2i हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और आई जेड क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के केस में, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज योर 2i, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 इज योर i, ठीक है, और आई जेड जो हो गया आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालूंगा, तो यहाँ के एक्सिस को जो मुझे मिला वो एम आर स्क्वायर बाई 2 मिला, ये जो है ये मुझे एम आर स्क्वायर बाई 4 मिला, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, तो अब एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया,
प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर इज योर आई परपेंडिकुलर, राइट। तो अब ये कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 3/2 एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन आपको आई के टर्म में बताना है, तो आई इज़ एम आर स्क्वायर बाई 4। तो एम आर स्क्वायर को मैं 4i लिख सकता हूँ यहाँ से, तो बस यहाँ पे 3/2 इंटू 4i लिख दो इक्वल्स टू आई परपेंडिकुलर। तो 6i इक्वल्स टू आई परपेंडिकुलर, 6i इज द आंसर। तो 6i इज ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से था। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब लगाएंगे जब हमको पता चल जाएगा कि आई अलोंग डायमीटर क्या है। तो आई अलोंग डायमीटर आई है विच इज एम आर स्क्वायर बाई 4 और एम आर स्क्वायर बाई 2 आई अलोंग द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, फिर वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाला तो 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया, तो एम आर स्क्वायर इज़ 4i, तो ये कितना आ गया 6i, तो ये आ गया, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये 2013 में पूछा गया था। तो बेसिकली आपको जब इसमें ये काफ़ी आपने किया होगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये आपको बताना है कि जब रॉड कट हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग कट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो ये कह रहा है कि ए रॉड पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट पी, द रॉड इज कीप्ड हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट क्यू एज सोन इन फिगर, व्हेन स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ए रॉड पी क्यू है, जो कि जिसका कि मास एम है, इसका मास एम है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग से ये यहाँ पे टाइड है, ठीक है। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। जब स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कट कर दिया तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये जो पॉइंट पी है पहले ही यहाँ पे बोला गया है कि द पॉइंट पी इज़ हिंज्ड, ठीक है। और ये पॉइंट पी जो है ये हिंज्ड है। तो इसको मैं फिर से एक बार डायग्राम इसका बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इस तरह का डायग्राम आपका। ये कह रहा है कि ये हिंज्ड है, यहाँ सॉरी, ठीक है। तो ये और ये कह रहा है दिस इज मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट एंड पी। तो ये है यहाँ पे ये हिंज्ड है, ठीक है। ये पॉइंट पे ये हिंज्ड है। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो ये पहले क्या था, इनिशियल केस में क्या था कि इनिशियल केस में अगर आप देखो तो जैसे लेट्स से कि ये टेंशन टी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे एम जी लग रहा होगा इस पर, ठीक है। एक यहाँ पे अगर हिंज है तो हिंज फोर्स आ रहे होंगे, लेट से कि हिंज फोर्स एन एक्स है, एक्स डायरेक्शन मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ है, लेकिन मैं मान लेता हूँ बस, ठीक है। और एन वाई है। तो इनिशियल केस में बिफोर कटिंग एन वाई प्लस टी जो था एम जी के बराबर था। एन एक्स एंड एन वाई आर हिंज फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता जब ये हिंज फोर्स भी पूछता, बट यहाँ पे हिंज फोर्स नहीं पूछा है। तो एन वाई प्लस टी जो है एम जी के बराबर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जब आपका इस स्ट्रिंग को कट कर दिया गया। तो जब स्ट्रिंग को कट कर दिया गया तो टेंशन तो जीरो हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ एन वाई अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, एन एक्स अलॉन्ग एक्स और एक एम जी। तो अब जो है पहले आपको एन वाई और टी मिल के एम जी को बैलेंस कर रहा था। सिंस कि अब टेंशन जीरो हो गया तो अब एम जी को अकेला एन वाई बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये रॉड क्या होगा, सिंस कि ये हिंज्ड है, ये तो नीचे गिरेगी नहीं, ये फिक्स है, तो ये इसके अलॉन्ग क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है। इसके अलॉन्ग ये रॉड रोटेट करने लगेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रोटेशन। पहले तो ये समझना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब सिंस कि हमको पता चल गया कि ये रॉड जो है रोटेट करेगा अलॉन्ग हिंज पॉइंट पी, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट कर सकता हूँ कि इस पॉइंट के अलॉन्ग, इस पॉइंट पी के अलॉन्ग ये रॉड
रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेट किया क्यों? अगर पहले तो मैं समझ गया कि हाँ ये रोटेट करेगा क्योंकि ये जो है फिक्स्ड है, और जैसे ही मैंने इसको कट किया तो ये नीचे तो नहीं गिरने वाला क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो एन वाई जो है इसको नीचे गिरने तो नहीं देगा, लेकिन हाँ रोटेट जरूर करवा देगा अपने एक्सिस के थ्रू। तो वो तो रोटेट करने के लिए कुछ तो टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क इस पॉइंट के अलोंग कौन जनरेट कर रहा होगा? एम कर रहा होगा, क्योंकि ये इसके पास आर क्रॉस एफ है। देखो यहाँ से it can be easily seen that this is the force and R is this one, right? L by 2. So torque due to mg is mg into L by 2, right? And this is equals to I alpha, क्योंकि और तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, और मैं इस एक्सिस के अलोंग लिख रहा हूँ P के अलोंग, इसीलिए टॉर्क ड्यू टू hinge forces is 0 about point P, ठीक है। ये नोटेबल पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अबाउट जो होगा टॉर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सिस से ही ये दोनों फोर्सेस पास कर रही हैं, और जब भी हिंज पॉइंट दिया रहे तो इट्स बेटर टू राइट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट ओनली। उससे क्या होता है कि जो हिंज फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसके टॉर्क जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बेटर टू राइट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है टॉर्क ड्यू टू एम हो गया अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। तो बस आपको अब एम जी एल बाई टू इक्वल्स टू आई, आई क्या हो जाएगा? अब आई के जगह पे एम, यहाँ से अगर लिखना है तो आई अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ से लिखते तो आई क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12, यहाँ से लिखना है तो एम एल स्क्वायर बाई 3। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो एम से एम तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जी एल बाई टू इक्वल्स टू एल स्क्वायर अल्फा बाई 3, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो जी बाई टू इक्वल्स टू एल अल्फा बाई 3। So 3g by 2l is alpha. So this is the initial angular acceleration, 3g by 2l. So D option is the correct option. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? तो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, दिस इज़ गुड क्वेश्चन, बट इतना भी मतलब ये इसीलिए क्योंकि इसका बहुत आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स और 2000 2 इयर्स और 3 इयर्स, या आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स यही सेम क्वेश्चन एडवांस के एक पैराग्राफ में आया था, जेई एडवांस के, एंड दिस वाज आस्क्ड इन नीट कर्नाटक 2013। सो ये कह रहा है कि टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सेस नॉर्मल to the disk, okay, and passing through the center of the disk. Disk D1 has 2 kg mass and 0.2 meter radius and initial angular velocity of 50 radian per second. Disk D2 has 4 kg mass, 0.1 meter radius and initial angular velocity of 200 radian per second, okay. The two disks are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The final angular velocity in radian per second of the system will be what? Okay, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए इजी है क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूँ तो फिर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ रह नहीं जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ डायग्राम। तो ये दो डिस्क हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आपने अपने एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा था, तो लेट्स से इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये अपने डिस्क जो कि परपेंडिकुलर से पास कर रहा था उसके अलोंग ये रोटेट कर रहा था। तो ये ओमेगा 2 से, ये ओमेगा 1 से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका रेडियस R1 है, ठीक है। ये सेंटर से पास हो रहा है और ये R2 है, ठीक है। ये था। अब ये रह गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे आपने क्या किया कि ये दोनों डिस्क को आप एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर दिया। आप ये देखो कोइंसिडेंट कर दिया आप, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो लेट्स से कि अगर ये कोइंसिडेंट होता भी है, ठीक है, अलग अलग रेडियस का है, ठीक है, अगर लेट्स से कि ये कोइंसिडेंट होता भी है
तो इससे क्या होगा? सो लेट्स से कि मैं इस वाले को उठा के एक इसके ऊपर ले आऊँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया, तो ठीक है। तो अब इससे इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा कि इन दोनों जो डिस्क है, ये वाली और ये वाली, इस दोनों के बीच के डिस्क का जो फ्रिक्शन है वो ओवरऑल क्या करेगा, इसके एनर्जी को थोड़ा सा डिसिपेट करेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगा, अगर मैं ये क्या कह रहा है सिस्टम, तो अगर मैं इन दोनों डिस्क को सिस्टम मान लूँगा तो ऐसा कुछ एक्सटर्नल इसमें कहीं से भी फोर्स नहीं आया। इस पूरे प्रोसीजर में ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने जनरेट नहीं किया, ठीक है। हमने फेस टू फेस एकदम जेंटली पुट कर दिया। सिर्फ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन के कारण हो सकता है एनर्जी लॉस हो, लेकिन हमने कहीं पे भी किसी फोर्स को जनरेट, एक्सटर्नल फोर्स को जनरेट नहीं किया। तो इट मीन्स कि अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, इनिशियली और फाइनली भी, इनिशियली एंड फाइनली देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो टॉर्क। तो अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल ऑफ ए सिस्टम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पहले इनिशियल क्या था? I1 ओमेगा 1 फॉर डिस्क 1 प्लस I2 ओमेगा 2 फॉर डिस्क 2। एंड नाउ बोथ, दोनों के एक्सिस को हमने कोइंसाइड कर दिया है, तो अब दोनों का कॉमन एक्सिस है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने इस कॉमन एक्सिस में ही कोइंसाइड करवाया, ठीक है। तो अब जो हो जाएगा, तो ये कंडीशन कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा ना, ये और दोनों की एक्सिस इस तरह से पास कर रही होगी। तो अब क्या होगा? और कुछ कॉमन ओमेगा होगा, तो I1 प्लस I2 ओमेगा हो गया, यही है। तो अब I1 ओमेगा I2 ओमेगा इजीली हम लिख सकते हैं यहाँ, सिंस की डिस्क है तो I1 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ही देते हैं सबसे पहले। I1 विल बी M1 R1 स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 1 प्लस ऑफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 बाई 2 इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 R2 स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, ठीक है। तो M1 इज योर, लेट्स से कि M1 इज इक्वल्स टू M1 is your disk D1 is 2 kg, तो M1 is 2 kg, R1 equals to 2 by 10 meter. Okay, now M2 is 4 kg and R2 is 1 by 10 meter. Okay, so now you can easily put it here, and omega 1 is 50 radian per second, 50, and omega 2 is 200, ठीक है। So you can put it here, all these values. So M1 is 2, so M1 is 2, into R1 square, R1 is 2 by 10, so it will be 4 by 100 divided by 2 into omega 1, omega 1 is 50, plus of M2 is 4, R2 is 1 by 100, because R2 is 10, so square of it will be 1 by 100, and omega 2 is 200 by 2. Now M1 R1 square, so 2 into 4 by 100 by 2 plus 4 into 1 by 100 by 2 and omega, right. So 2 2 2 2 will be cancelled from denominator. Now 50 into 2 2 2 will be cancelled, so this will be left with 4. Again this 100 and this 2 will be cancelled, so this will left with 8. Now this will be 250, so it will be 4 by 50 plus of 4 by 100, so let it be 8 by 100, right.
इंटू ओमेगा, तो 12 इंटू 12/100 इंटू ओमेगा, सो 12 कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड। ये जो है आपका फाइनल ओमेगा होगा जिससे कि ये रोटेट करेगा। तो 100 इज ऑप्शन सी, सो सी इज द आंसर, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बस, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा सोचने वाला नहीं था, सिर्फ आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। हाँ, इस केस में मैंने क्या किया था कि ये कटा दिया था तो 4/50 था, लेकिन जब मैं देखा कि यहाँ पे 100 है तो मैंने फिर से इसको 8/100 ही लिख दिया, ठीक है। तो 8 + 4 12/100 हो गया, तो ये 12 कैंसिल, तो 100 लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो 100 रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि ये भी क्लियर होगा। तो ये 100 रेडियन पर सेकेंड आया, ठीक है। नाउ लेट्स जम्प टू अनदर क्वेश्चन। इट विल बी नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो अब इसमें एक थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं भी पढ़ देता हूँ। सो क्वेश्चन 6 जो है कह रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m इज रोटेट, मास m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Sir, okay, 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite end of 2 perpendicular diameters of the ring. 4 objects each of mass m, okay, 2 perpendicular diameters of the ring, okay. The angular velocity of the ring will be what? Okay, it is again एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन मैं फिर से समझा दूंगा। लेट्स से कि ये रिंग ले लिया मैंने, ठीक है, और इट इज़ टेलिंग अबाउट कि 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। सो लेट्स से कि हम 2 परपेंडिकुलर डायमीटर भी बना देते हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो ये 2 डायमीटर जो है परपेंडिकुलर हो गए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने जो है 4 ऑब्जेक्ट रखा है इन 2 एंड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बेसिकली ये क्वेश्चन यही कह रहा है, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, ये रिंग है, ठीक है, रेडियस मास m, रेडियस r का, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये जो है इसका एक्सिस है, ठीक है, ये जो है इसका एक्सिस है, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, ठीक है। 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters. So this is diameter 1, d1, और ये d2, d1 perpendicular to d2 है, ठीक है, perpendicular to d2 है, ठीक है। और तो उसके एंड पे तो एक एंड ये हो गया d1 के लिए, d2 के लिए ये दोनों एंड हो गए, तो 4 आ गए मासेस, सबका मास m है, ठीक है। तो m m m m, और इसका मास तो m है और रेडियस r है। तो अब जब आप इनिशियली ये आई मतलब ओमेगा से घूम रहा था ये, ठीक है, अब जब आपने 4 इसको जेंटली रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो इनिशियली जब ये था एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या था? आई ओमेगा था। आई इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर हो गया। अब जब आपने इन चारों को यहाँ पे पुट किया, तो जेंटली पुट किया है, तो सिंस कि अगेन यू हैव नॉट जनरेट एनी एक्सटर्नल फोर्स और लेट्स से एनी एक्सटर्नल टॉर्क, so due to which there is no torque. So if there is no torque, then angular momentum is conserved. So angular momentum initial equals to angular momentum final. तो angular momentum final भी आपका क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू इन दिस केस आई न्यू ओमेगा न्यू, राइट, ठीक है। तो अब आई न्यू क्या है आपका? अब आई न्यू क्या हो जाएगा आपका? एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ 4 mr स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ के एक्सिस के अलॉन्ग तो आपको एम आर स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो एक्सिस है, फिर ये जो एक्सिस गई, इससे जो गई, ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, राइट। लेट्स से कि ये एक्सिस से यहाँ पे ये r डिस्टेंस पे है, तो ये इसके लिए पॉइंट मास हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट का मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। सिमिलरली इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। एंड नाउ दिस पॉइंट विल बी ऑफ एम आर स्क्वायर, राइट। तो टोटल विल बी 4 mr स्क्वायर। तो उसी को मैंने यहाँ पे एम आर स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इस पॉइंट मास, दिस छोटे से, ये जो छोटा सा मास है, ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एम आर स्क्वायर लिखा। उसी तरह से 4 मासेस हैं, तो 4 mr स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, तो m प्लस 4m हो गया आपका आई न्यू, ठीक है।
और ओमेगा न्यू मुझे नहीं पता, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू आई न्यू, तो एम प्लस 4 MR² ओमेगा न्यू, तो आर स्क्वायर विल कैंसल आउट, राइट, तो एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m इक्वल्स टू ओमेगा न्यू, राइट. So this is the new omega. Now this is the new omega. So this is the new omega. So in question it is asked कि new omega क्या होगा, तो m plus 4m omega upon m, right? हाँ, so option C is the correct option, right? Option C is correct option, m omega upon m plus 4m. Yes. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 2 व्हील्स P and Q are connected by a belt B. The radius of P is 3 times as that of Q. In case of same rotational kinetic energy, the ratio of rotational inertias I1 by I2 will be x is to 1. So what will be the value of x? So basically ये कह रहा है, और this question was asked in JEE Mains 2021. So basically ये कह रहा है कि radius of P is 3 times that of Q. So इसका अगर ये R है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉपी ले लूँ इसका डायग्राम का, तो अगर ये R है तो ये P का जो हो जाएगा ये 3R हो जाएगा, राइट. तो एक कॉपी में ले लेता हूँ और एक यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है. तो ये जो हो जाएगा हमारा ये 3R हो जाएगा, ठीक है, ये 3R हो गया. अब ये जो है इसका इन दोनों का सेंटर से, और ये कह रहा है कि यहाँ पे P और Q जो है ये रोटेट हो रहा है, और P और Q दोनों का जो है काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम. इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनका रोटेशनल इनर्शियाज का रेशियो क्या होगा? रोटेशनल इनर्शिया इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका जो है मैं मान लेता हूँ I1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका जो है I2 है, ठीक है. तो बेसिकली आपको I1 बाई I2 बताना है, क्योंकि P एंड Q दिया है, तो इसीलिए मैं उस जिस ऑर्डर में P एंड Q मेंशन्ड है उसी ऑर्डर में मैंने I1 एंड I2 को ले लिया, ठीक है. नाउ अब मुझे I1 और I2 बेसिकली अगर मिल जाए तो मैं I1 और I2 का रेशियो निकाल सकता हूँ, और एज पर क्वेश्चन मुझे पता है, एज पर क्वेश्चन मुझे पता है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो P का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q का क्या हो जाएगा? 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. अगर मैं इसको मान लूँ कि ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है और इसको मान लो कि मैं ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, तो ठीक है. तो दोनों का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया, और एज पर क्वेश्चन दोनों बराबर हैं. तो इसका मतलब अगर मैं I1 बाई I2 यहाँ से निकालूँ तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है. तो अगर अब मुझे फाइनली अगर मुझे I1 बाई I2 का रेशियो निकालना है, तो सम हाउ इफ आई एम एबल टू फाइंड रेशियो बिटवीन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, आई विल बी एबल टू गिव द आंसर, राइट, बिकॉज इट इज ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, right. तो अगर somehow if I able to find the ratios between these two omegas, then I will be able to give my answer between I1 and I2, ठीक है. मतलब कि I1 और I2 का रेशियो मुझे मिल जाएगा. तो अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसे फाइंड करें? तो देखो इसमें क्या है कि ये साफ पता चल रहा है कि ये बेल्ट है, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है, और ये दोनों रोटेट हो रहा है, ये रोटेटिंग है और ये रोटेटिंग है. इसमें कोई ट्रांसलेशनरी मोशन नहीं है, ठीक है. तो जब भी ये रोटेट हो रहा होगा तो ये एक मोशन को यहाँ जनरेट कर रहा होगा टेंजेंशियल, ठीक है. लेट्स से कि वो V1 है, और ये भी कर रहा होगा इस तरफ, ये ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं इस तरफ से मान लेता हूँ ओमेगा 2, क्योंकि दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट वे. हाँ ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ओमेगा 2 ऐसे ही रहने देते हैं, ये यहाँ से जाएगा और फिर इस तरह से, ठीक है. तो ये भी इस तरह से ही मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है. ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है. यहाँ तक तो ये मान लेते हैं ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, तो ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको क्या दे देगा? V1 मान लेते हैं हमें,
और इसको मान लेते हैं यहाँ पे यही, अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो है V2 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले V1 को फाइंड करते हैं, ये V1 क्या होना चाहिए, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये क्या होगा, तो ये V1 जो होगा नथिंग बट R ओमेगा 1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होने वाली है। इन यहाँ पे ये जो पी सरफेस है, ये जो रोटेटिंग बॉडी है ये, और यहाँ पे जो ये इससे जो ये कन्वेयर बेल्ट गया हुआ है, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो V1 होगा ये R ओमेगा 1 होने वाला है, ठीक है। अब एक और सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट का लेंथ कांस्टेंट है थ्रू आउट ये पूरे सेटअप में, ठीक है। ये आपको बोला नहीं गया है लेकिन आपको समझना होगा ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जितना बेल्ट इधर से छूटेगा उतना ही बेल्ट को फिर ये रैप करते हुए फिर ये इधर से छोड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना बेल्ट यहाँ से ये छूटेगा इस तरह से फिर ये रैप करते हुए फिर ये यहाँ से छोड़ेगा, फिर ये रैप करेगा, फिर ये छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टोटल इसका जो यहाँ पे रैप किया हुआ बेल्ट है ये तो सेम ही रहेगा ना, कोई एक्स्ट्रा बेल्ट तो ऐड होने नहीं वाली है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे अगर यहाँ पे ये V1 है तो ये जो V2 है ये भी V1 के बराबर ही होगा। यही बस एक कैचिंग पॉइंट है। तो V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1, राइट। तो एंड V1 इज R1 ओमेगा 1 एंड V2 इज R2 ओमेगा 2, ठीक है, ठीक है। और V1 और V2 दोनों बराबर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आप इसको एज ए कॉन्स्टेंट समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको V1 इक्वल्स टू R ओमेगा 1 इसीलिए होगा क्योंकि ये यहाँ पे ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये ओमेगा 1 से रोटेट करेगा तो ये इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देगा, तो विच विल बी V1 एंड V1 इक्वल्स टू R1 ओमेगा 1। नाउ सिंस कि ये V1 से जा रहा है और कन्वेयर बेल्ट का लेंथ हमेशा सेम रहने वाला है, इसीलिए एज पर कांस्टेंट मोशन ये जो V2 है ये भी बराबर V1 ही होगा। तो V2 बराबर V1 भी मुझे मिल गया। अब मैं V2 को क्या लिख सकता हूँ, R2 ओमेगा 2, क्योंकि ये वाली जो सेकंड क्यू वाली जो बॉडी है ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है। तो यहाँ ये इसको कितना वेलोसिटी देगा, यहाँ पे जब ये आ रहा होगा तो ये इसको कितना दे रहा होगा, R2 ओमेगा 2, ठीक है। या फिर यहाँ पे ही कहीं पे भी R2 ओमेगा 2 होगा और यहाँ पे भी वो V2 ही रहेगा ना, सारे समय तो वो वही सेम सेम वेलोसिटी से ये घूमता रहेगा। तो R2 ओमेगा 2 हो जाएगा V2 इक्वल्स टू V1 एंड V1 इज इक्वल्स टू R1 ओमेगा 1। तो मुझे ये रिलेशन मिलता हुआ मुझे दिखता हुआ मिल रहा है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 में। तो अगर मैं ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिखूँ तो मुझे वो मिल रहा है R1 बाई R2, राइट। तो R1 इज नथिंग बट 3R and R2 is R, तो R cancel, it is 3, so omega 2 by omega 1 is 3, so omega 2 by omega 1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 9 by 1 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 by I2 जो होगा आपका x:1 के फॉर्म में दिया हुआ, तो आपको x रिपोर्ट करना था, तो इट मीन्स कि आपका ये x:1 है, ठीक है। तो x कितना हो गया आपका, x इक्वल्स टू 9 हो गया, तो x इक्वल्स टू 9 इज द आंसर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x विल बी 9, तो ये आपको 9 रिपोर्ट करना था इसमें। तो इसमें ज़्यादा ये अच्छा क्वेश्चन है, आई विल से दैट दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट से रिलेटेड है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं रहेगी क्वेश्चन में, ये आपको खुद से समझना है, क्योंकि ऑब्वियस है कन्वेयर बेल्ट में कोई एक्स्ट्रा बेल्ट ऐड नहीं होने वाली, उसके लेंथ कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट मोशन के हिसाब से जो यहाँ वेलोसिटी होगा वही यहाँ भी होगा। तो अगर ये V1 से ये छोड़ रहा है तो ये V1 से इसके अंदर घुस रहा है, फिर यहाँ से वही सेम से V1 से यहाँ घुस निकल भी रहा है, फिर अगेन ये यहाँ पे उसी सेम V1 से जा भी रहा है। तो यहाँ पे वही वेलोसिटी R1 ओमेगा 1 बन रही है और यहाँ पे यही R2 ओमेगा 2 है, और ये दोनों बराबर होंगे। तो वहाँ से मुझे ओमेगा का रेशियो मिल गया, ठीक है। यहाँ से मुझे ओमेगा का रेशियो मिल गया और उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मुझे दोनों रोटेशनल इनर्शिया का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन, हाँ, so this question is also a very good question, I will say. So this was asked in JEE Mains 2022. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि a rolling wheel of 12 kg in on inclined plane at position P and connected to a mass of 3 kg through a string of fixed length. Okay, ये जो string है इसका लेंथ फिक्स है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फिक्स है, ये और यहाँ से जो ये स्ट्रिंग पास हुआ है ये इसका लेंथ फिक्स है, ठीक है। ओके, एंड पुली एज सोन इन फिगर, कंसीडर पी आर एज फ्रिक्शन फ्री, ये जो है फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है ये, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस है। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, नो कमेंट ऑन दिस, नो कमेंट ऑन दिस, ठीक है। ओके,
So now there is no comment on this surface, PQ surface. Okay, इस surface पे कोई comment नहीं है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि velocity of center of mass of the wheel, ये जो है ये wheel है, ठीक है, ये wheel है और ये इसके ये स्पोक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का ही डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्लियर कट है कि ये इस तरह का है, इसके बीच में ये गैप है और ये है व्हील, ठीक है। तो ये देखने से साफ पता चल रहा है, यू कांट टेक व्हील एज डिस्क, यू हैव टू टेक व्हील एज रिंग हियर, बिकॉज ये हॉलो है यहाँ। ये डायग्राम बनाने का इस तरह का डायग्राम ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन में ऐसा ही था। और ये जो थ्रेड है ये सेंटर से ही पास की गई थी व्हील के, ठीक है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जब ये व्हील नीचे क्यू पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, तो वो बेसिकली इस फॉर्म में 1/2 रूट एक्स जी एच में, तो आपको एक्स रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर है, मैं बता दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे टेंशन मान लो कि इसमें टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। इस पे यहाँ पे 3G लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, ये अगर मैं बनाऊँ तो ये इंक्लाइन है, तो ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3G है, तो ये 3G कॉस 3G साइन, तो ये 3G कॉस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। ये 3G साइन अल्फ़ा हो गया, ये एंगल अल्फ़ा था, तो ये 3G कॉस यहाँ पे और ये 3G साइन। ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से, अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आप इस तरह से सेपरेटली बना के भी आप एंगल को डिसाइड करके फिर आप कंपोनेंट ले लो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 12 kg वाले पे, तो जैसे यहाँ पे 12 kg वाला व्हील है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे इसका इस तरह से लगेगा कंपोनेंट, तो ये 12G आएगा, ठीक है। और एक एक यहाँ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है एंगल कितना है आपका, अल्फ़ा है, दोनों जगह अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ भी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा था, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगेन ये 12G कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12G साइन अल्फ़ा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो व्हील वाले को मैं बना देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, ये 12G साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और ये 12G कॉस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। ये टेंशन इसके सेंटर से पास हो जाएगा, नॉर्मल फ्रॉम द इंक्लाइन ये भी यहाँ से पास हो जाएगा, इसमें भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है, इसमें भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और और कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। और ये बॉडी बोल रहा है कि ये रोल कर रहा है, मतलब इट मीन्स कि ये प्योर रोलिंग है, ठीक है। तो अगर ये प्योर रोलिंग है, तो अगर आप अब इस व्हील को देखो, यू हैव टू टेक व्हील एज रिंग, वाई, बिकॉज यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो है यहाँ कोई मासेस नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ मासेस इसके सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि नाउ आई कैन सी कि ये सारी चीज़ें हैं, और ये कह रहा है कि ये रोल कर रहा है, ठीक है, प्योर रोलिंग है, रोलिंग मीन्स प्योर रोलिंग ओनली, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि ये रस्सी यहाँ पे आ रही है, ये ग्रेविटी आ रहा है, 12G साइन अल्फा आ रहा है, ठीक है। अगर प्योर रोलिंग, तो अब अगर इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, लेट्स से कि जो है 12G साइन अल्फा इज ग्रेटर देन टी, और होगा भी, क्योंकि ग्रेटर देन टी, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे टेंशन और ये है, तो ये इसको ए एक्सेलरेशन से लेके ऊपर जा रहा होगा, तो ये वाला जो है सेम ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट मोशन लगेगा, क्योंकि ये कह रहा है स्ट्रिंग हैज़ फिक्स्ड लेंथ। सो अगर रस्सी के लेंथ को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये ए से नीचे व्हील जाएगा ही, तो ये ए से ये नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स कि 12G साइन अल्फा इज ग्रेटर देन टी, राइट। तो 12G साइन अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू 12A, इतना तक तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये ए है, तो इस ए को काउंटर कौन कर रहा है, इट मीन्स कि प्योर रोलिंग कौन कर रहा है, ये सरफेस, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है इंक्लाइन पे, ये तो रेस्ट पे होना चाहिए ना। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, प्योर रोलिंग का कंडीशन ये होता है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर ये सिर्फ ए से जा रहा है तब तो फिर स्लिप हो रहा है, ये फिर रोल कहाँ कर रहा है,
सो रोलिंग का कंडीशन के लिए कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन एक यहाँ पे है जो कि ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है, इसको तो कोई बैलेंस कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब व्हील को कोई तो ऐसा कंपोनेंट होगा जो टॉर्क दे रहा होगा और जिसके कारण वो व्हील रोटेट हो रही होगी। तो इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ दिस व्हील और लेट्स से रिंग, ना तो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क को, ना ग्रेविटी के कोई कंपोनेंट और ना ही नॉर्मल। तो इसका मतलब इस सरफेस में, ये इंक्लाइन सरफेस में फ्रिक्शन ही एकमात्र कंपोनेंट अब बचता है जो कि इसको टॉर्क प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपका व्हील है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये नॉर्मल यहाँ से पास हुआ, ठीक है, यहाँ पे 12g साइन अल्फा है, ठीक है, ये टेंशन है, ठीक है, और ये 12g कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये बोला कि यहाँ पे ये टेंशन इस वाले 3 kg ब्लॉक में देखो, ये टेंशन T है, ठीक है, 3g साइन अल्फा है, ये टेंशन T है, 3g साइन अल्फा इधर है। तो कुछ तो एक्सेलरेशन आ रहा है, लेट्स से कि ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ये व्हील जो है नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट मोशन के थ्रू, ठीक है, एनएलएम में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो लेट्स से कि जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इस ए के कारण इसमें जो है क्या आ रहा है, ट्रांसलेशनल एक एक्सेलरेशन आ रहा है ए। बट एज पर क्वेश्चन ये गिवन है कि ये जो है रोल कर रहा है। तो रोल करने का मतलब है कि ये पॉइंट स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो काउंटर कर रहा होगा ए को? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि ए को काउंटर करने के लिए सम हाउ एक टॉर्क जनरेट करना होगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में कुछ अल्फा देगा, जिससे कि ये यहाँ पे आर अल्फा आए और वो आर अल्फा बराबर ए हो जाए। तभी तो ये ए इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा, देयर विल बी नो स्लिपिंग, राइट। क्योंकि ये पॉइंट जो इंक्लाइन का है ये तो हमेशा ग्राउंड पे क्या है, रेस्ट पे है। तो फॉर in order to make ring to purely roll, or let's say कि in order to make this point at rest, a equals to r alpha, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और for ring to प्योरली रोल ओवर दिस इंक्लाइंड सरफेस, ये ए इक्वल्स टू आर अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ ए है, ऐसा कोई भी कंपोनेंट फोर्स का नहीं है जो कि इसको टॉर्क प्रोवाइड करे और ये जो व्हील है ये अल्फा से रोटेट करने लगे। तो इसका मतलब अब एक ही कंपोनेंट बचता है, एक ही फोर्स बचता है जो कि होगा, जिसके कारण कि ये व्हील को टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा और ये व्हील घूम रही होगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, वो है फ्रिक्शन। तो लेट ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और वो उसको एक लेट से मान लेते हैं कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा रहा होगा, तो जिसके कारण वो जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर अल्फा उसको वो प्रोवाइड करवा रहा होगा, राइट। इस डायरेक्शन में वो आर अल्फा प्रोवाइड करवा रहा होगा और वो आर अल्फा जो होगा ए के बराबर होगा, जिसके कारण ये पॉइंट जो है इंक्लाइन पे हमेशा रेस्ट पे रहेगा। और वी कैन से दैट दिस बॉडी इज प्योरली रोलिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। तो स्लिपिंग का कोई कंडीशन नहीं रह जाएगा क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है और व्हील का भी ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रह गई। ये जो इंक्लाइन का ये पॉइंट है ये भी रेस्ट पे हो गया और व्हील का भी जो ये पॉइंट है वो भी रेस्ट पे रह गया, तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। पहले क्या था कि ये जो इंक्लाइन है वो तो रेस्ट पे है, लेकिन ये व्हील का पॉइंट को एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ए था, लेकिन अब फ्रिक्शन लगने के कारण वो उसको टॉर्क अल्फा से रोटेट करेगा, जिसके कारण अब कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने वाली है इन दोनों के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन तो है, तो अब ये इक्वेशन तो नहीं रहेगा, ठीक है। अब इक्वेशन ये नहीं रहने वाला है ट्रांसलेशन में, क्योंकि फ्रिक्शन तो है, एक एफ लग रहा है, ये एक एफ लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर इक्वेशन को अगर ठीक से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 12g साइन अल्फा माइनस टी माइनस एफ इक्वल्स टू 12a, राइट। और फॉर दिस ब्लॉक आई कैन राइट t माइनस 3g साइन अल्फा इक्वल्स टू 3a, राइट। यही लिख सकता हूँ ना, t माइनस 3g साइन अल्फा इक्वल्स टू 3a। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बेसिक सा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन ऐड कर दूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 12g साइन अल्फा माइनस एफ माइनस 3g साइन अल्फा इक्वल्स टू 15a, ठीक है। तो 9g साइन अल्फा माइनस एफ इक्वल्स टू 15a। अब मुझे इक्वेशन 3 हो गया। अब सम हाउ इफ आई एबल टू गेट एफ
देन आई विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर ऑल्सो। तो एफ इजीली हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि एफ जो है इस व्हील पे टॉर्क भी तो लगा रहा है, एफ और ये आर है ना, ये आर। तो एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो नेट टॉर्क है, और नेट टॉर्क इज टॉर्क नेट इक्वल्स टू आई अल्फा होता है ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज एफ इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, आई को मैं एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि व्हील को मुझे रिंग के तौर पे कंसीडर करना है, व्हील एज रिंग लेना है। तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल्स टू एम आर अल्फा हो गया। तो एम आर अल्फा को मैं ये इस आर अल्फा को मैं एम ए लिख सकता हूँ, ये क्यों? क्योंकि यही तो प्योर रोलिंग का कंडीशन है, कंडीशन फॉर रोलिंग। ये होगा तभी तो स्लिप नहीं कर रहा होगा, अदरवाइज इट विल बी स्लिपिंग ओवर इंक्लाइंड सरफेस, राइट। तो एफ इक्वल्स टू एम ए आ गया। एम क्या है आपका 12 kg, तो ये 12 ए लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो। तो 9g साइन एल्फा माइनस 12a इक्वल्स टू 15a, ठीक है। तो 9g साइन एल्फा इक्वल्स टू 27a आ गया। तो यहाँ से g साइन एल्फा बाई 3 इक्वल्स टू a आ गया, राइट। तो g साइन अल्फा बाई 3 आपको a मिल गया, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से a मिल गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से टेंशन मिल जाए, तो मैं उसके बाद यहाँ से वर्क डन, अगर व्हील यहाँ से नीचे जा रहा है यहाँ तक, तो वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय ग्रेविटी के बाद मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो अगर मुझे टेंशन भी फाइंड करना है, ओके, तो मैं टेंशन को फाइंड कर लेता हूँ इस इक्वेशन से, टी माइनस इस वाले इक्वेशन से, टी माइनस 3g साइन एल्फा इक्वल्स टू 3a, राइट। तो यहाँ पे आप t माइनस 3g साइन एल्फा इक्वल्स टू 3 इंटू जी साइन एल्फा बाई 3, 3 कैंसिल, t इक्वल्स टू 4g साइन अल्फा आ गया, ठीक है। ये भी मिल गया। अब आप देखो ये व्हील को देखो आप, अब ये व्हील यहाँ था, इस तरह से मैं बना देता हूँ फिर से, और यहाँ पे टेंशन था, ठीक है, और ग्रेविटी लग रही थी इस पे, यहाँ पे एम जी विच इज़ 12g, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये h दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इसको यहाँ पे मैं O मान लेता हूँ। तो इफ़ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस पी क्यू को L मान लूँ, ठीक है, तो साइन अल्फा को मैं, इसको मैंने L मान लिया, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू एच बाई एल लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो P हो गया ना और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो L इक्वल्स टू क्या आ गया, एच बाई साइन अल्फा, ठीक है। अब मैं इस L का यूज़ करूँगा, कहाँ करूँगा? वर्क डन बाय टेंशन, क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ नीचे आने में इसका लेंथ कितना है, L है ना, ठीक है। और फ्रिक्शन का तो वर्क डन होगा नहीं, क्यों? क्यों नहीं होगा फ्रिक्शन का वर्क डन? बिकॉज दिस इज स्टैटिक, प्योर रोलिंग में हमेशा फ्रिक्शन स्टैटिक लगती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको ये सब पता होगा, ये सब चीज़ें पता लगानी, इसीलिए मैंने कहा कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे टेंशन का वर्क डन लिखो, तो वर्क डन बाय टेंशन, दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस आएगा टी इंटू एल, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं डायरेक्टली एम जी एच लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, विच विल बी ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड देयर विल बी रोटेशनल ऑल्सो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल तो ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वी था, और बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। और सिंस की प्योर रोलिंग है, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ए था और अल्फा से रोटेट कर रहा था ना, ये ए से जा रही थी बॉडी और अल्फा से रोटेट कर रही थी, तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा था। सिमिलरली लेट से मैं मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी वी बन गई है इसकी फाइनल,
और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा तो होगा ही, क्योंकि बॉडी प्योरली रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं t माइनस टी, तो t के जगह पे मैं 4g साइन अल्फा लिख सकता हूँ, 4g साइन अल्फा। l के जगह पे मैं क्या h अपॉन साइन अल्फा लिख सकता हूँ, ये अभी निकाला मैंने, l इज दिस राइट, तो l के जगह पे मैं h अपॉन साइन अल्फा लिख दूंगा, ठीक है। तो h अपॉन साइन अल्फा प्लस ऑफ एम जी एच, एम इज नथिंग बट 12 g इंटू एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 इंटू आई इज एम आर स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे मैं v बाय आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन अल्फा कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका, -4gh प्लस ऑफ 12gh इक्वल्स टू, ये यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 8gh इक्वल्स टू 12v स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 8gh बाई 12 इक्वल्स टू v स्क्वायर आ गया, एंड v इज इन टर्म्स ऑफ 1/2 रूट एक्स जी एच, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स जी एच, तो v स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 एक्स जी एच, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 8gh बाई 12 इक्वल्स टू 1/4 एक्स जी एच, तो जी एच से जी एच तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यहाँ से 3 आ गया, तो x आपका 8/3 आ गया, राइट। तो x इक्वल्स टू 8/3 इज योर आंसर। तो बेसिकली 2.3 8/3 कितना होता है, 3 2 6, 2.6 है, 2.66 कुछ समथिंग है, तो 3 मान लोगे आप, रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो 8/3 बेसिकली आंसर है, ठीक है। तो 8/3 इज आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैंने बेसिकली लास्ट में ये किया कि यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखो तो 8gh इक्वल्स टू 12v स्क्वायर आएगा, तो v स्क्वायर इज 8gh अपॉन 12। नाउ अगर आपको दिया हुआ है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो 1/2 रूट एक्स जी एच के फॉर्म में आना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसी को v मान लिया, तो v इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स जी एच मान लिया, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 एक्स जी एच। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, और इन दोनों को जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा, तो मैंने वही किया, 8gh अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/4 एक्स जी एच कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो 8/3 आ गया, ठीक है। तो x 8/3 इज द आंसर, तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो अप्रॉक्स करोगे तो 3 के आसपास में आंसर आएगा, ठीक है। तो यही है आंसर। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें ज़्यादा इतना कुछ करने वाला नहीं था, बस ये समझने वाला थोड़ा सा ये सब सारे पार्ट थे, तो ये मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को भी लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू अदर क्वेश्चन. So this question was asked in 2021. I won't say that this is tough, but इसमें थोड़ा सा आपको कलम चलाना होगा, तो लेकिन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हर वैराइटीज़ के क्वेश्चन होने चाहिए। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन टाइम t ऑन ए ट्रेजेक्ट्री गिवन बाय दिस वन, r वेक्टर है। बेसिकली अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स the same as it was for t equals to 0 at time t equals to what seconds. So जो एंगुलर मोमेंटम t equals to 0 पे थी, फिर से वही एंगुलर मोमेंटम कौन से t equals to पे हुआ है, तो वो t आपको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि एंगुलर मोमेंटम एट t equals to 0 है क्या, फिर आपको बताना है कि जो t equals to 0 पे एंगुलर मोमेंटम था वो और फिर कौन से समय पे जाके बनेगा, बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन इसमें। तो लेट्स से कि r वेक्टर तो मेरे पास दिया हुआ है 10 अल्फा t स्क्वायर आई कैप प्लस 5 बीटा टी माइनस 5 जे कैप, राइट। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आर वेक्टर दिया हुआ है तो मेरे पास तो वी वेक्टर मिल सकता है, दिस इज नथिंग बट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 20 अल्फा टी आई कैप प्लस 5 बीटा जे कैप, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, एम वी वेक्टर इज नथिंग बट योर मोमेंटम विच इज पी वेक्टर, ठीक है। अब मैं सबको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 एम अल्फा टी आई कैप प्लस ऑफ 5 एम बीटा जे कैप, ये भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलो ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कैसे लिखते हैं, दिस इज आर क्रॉस पी वेक्टर, राइट।
तो आर आपको दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? अब डिटर्मिनेंट के मेथड में सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आई और जे के फॉर्म में आपको आर दिया हुआ है, और सिमिलरली आपका मोमेंटम वेक्टर भी जो है आई और जे के फॉर्म में आया है, तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, आई माइनस जे के कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर लिखो पहले, तो 10 अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ पे आई का कंपोनेंट 5 बीटा टी माइनस 5। ठीक है, ये 0। ठीक है, यहाँ पे पी का तो 20 m अल्फा टी 5 m बीटा, 20 m अल्फा टी 5 m बीटा, यहाँ पे ये 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्लोज। लेट मी राइट इट इन ए गुड शेप। तो टी माइनस 5, ठीक है, ये माइनस है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये आई को जब मैं लूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और इधर से भी 0, जे को भी लूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई और जे कैप तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आई और जे कैप में नहीं रहने वाला कुछ भी। ठीक है, के कैप का देखते हैं, तो के कैप रहेगा, तो के कैप का सबसे पहले ये आ जाएगा 10 अल्फा है तो 50 अल्फा, नहीं, इसको मैं पहले एम लिखूँगा। आई वॉन्ट टू कीप द ऑर्डर एवरीवेयर सेम। सो 50 m अल्फा बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया के कैप में, और माइनस ऑफ 20 m अल्फा टी। ठीक है, तो 5 बीटा टी माइनस ऑफ 25 बीटा। ठीक है, और इसका ये, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व इट 50, आई एम सॉल्विंग इट स्लोली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप समय भी दे दो, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए। 20 माइनस टी माइनस ऑफ 100 m अल्फा बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस m अल्फा बीटा टी स्क्वायर प्लस ऑफ 500, ठीक है, m अल्फा बीटा टी, यहाँ तक ठीक है। अब के कैप ये कितना आ गया? ये -50 m अल्फा बीटा टी स्क्वायर प्लस ऑफ 500 m अल्फा बीटा टी, ये जो है आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 0 कितना आ गया? दिस इज 0। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एट टी, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एट टी इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो और कौन सा ऐसा टी है जहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम 0 बन रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। तो बेसिकली इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एल वेक्टर इक्वल्स टू के कैप बाहर आ गया। ठीक है, एम अल्फा बीटा भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, तो मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से लिखता हूँ, ये एम अल्फा बीटा आई कैन टेक कॉमन। तो मैं यहाँ पे -50 भी कॉमन ले लूँगा, m अल्फा बीटा t भी कॉमन ले लूँगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस ऑफ 10। कैन आई राइट इट? और ये l वेक्टर इक्वल्स टू k कैप। लुक केयरफुली, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये के कैप का तो के कैप रह गया, इसको अगर आप अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो -50 m अल्फा बीटा टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिखोगे तो -500, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 500 m अल्फा बीटा टी हो जाएगा। तो ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे, अगर मैं टी को 10 भी पुट कर दूंगा तो भी तो ये एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक से देखो, टी इक्वल्स टू अगर मैं 10 पुट कर दूँ तो अगेन ये यहाँ पे 10 जैसे लिखूंगा तो ये टर्म 0 बन जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0, तो अगेन एंगुलर मोमेंटम आपका क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो t इक्वल्स टू 10 पे भी एंगुलर मोमेंटम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कि t इक्वल्स टू 0 पे जो एंगुलर मोमेंटम है जो कि 0 है, वही t इक्वल्स टू 10 पे भी बन रहा है। तो आपको दूसरा समय भी रिपोर्ट करना था जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम सेम है एज इट वॉज फॉर t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे एंगुलर मोमेंटम 0 है, और सिमिलरली t इक्वल्स टू 10 पे भी 0 है। तो इन दो समय पे एंगुलर मोमेंटम जो है एक दूसरे के बराबर हो रहा है, विच इज़ 0। तो 10 सेकेंड होगा, तो 10 आपको रिपोर्ट करना था, एंड 10 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, नथिंग मोर एक्सप्लेनेटरी हियर। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, वन लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन इज देयर, और वो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ए यूनिफॉर्म डिस्क विथ मास m इक्वल्स टू 4 kg एंड रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये डिस्क है, ये बेसिकली डिस्क है।
ठीक है, रेडियस इसका r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज माउंटेड ऑन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सल, ये एक्सल है, ठीक है। तो एज सोन इन फिगर ए ब्लॉक विथ मास m इक्वल्स टू, और ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, फिक्स्ड है, ये माउंटेड लिख रहा है। ए ब्लॉक विथ मास m इक्वल्स टू 2 kg हैंग्स फ्रॉम ए मासलेस है, ये मासलेस कॉर्ड है, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज रैप्ड अराउंड द रिम, ये रिम है, ये इसके चारों तरफ ये रैप किया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है, दैट इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द डिस्क ड्यूरिंग द फॉल ऑफ ब्लॉक द कॉर्ड डजंट स्लिप, ये जो कॉर्ड है ये स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जब बॉल फॉल ऑफ द ब्लॉक मतलब कि जब ये ब्लॉक लेट्स से कि ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये जो ये धागा है ये नीचे खींच रहा होगा, तो ये धागा इस पर स्लिप नहीं कर रहा है, यही कह रहा है द कॉर्ड डजंट स्लिप एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द एक्सल, और फ्रिक्शन भी नहीं है एक्सल पे, ठीक है। तो ये जो पुली है ये स्मूथ है, डिस्क इज स्मूथ, इसका मतलब डिस्क इज स्मूथ, इफ इट इज सेइंग कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिस्क स्मूथ है, ठीक है। तो आपको टेंशन बताना है इन कॉर्ड, ठीक है, ये ना ये तो इजी हो गया ना, लेट्स से कि यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है, mg है। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी ये बॉल ये जो ब्लॉक है ये फॉल कर रहा है, तो लेट्स से फॉल मीन्स कि ये ए एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है, तो ये धागा खींच रहा होगा, तो ये धागा भी नीचे जा रहा होगा, तो ये कह रहा है कि कोई स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ए एक्सेलरेशन से जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये धागा किससे नीचे जा रहा होगा, ये भी ए से जा रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि ये धागा स्लिप नहीं कर रहा है, द कॉर्ड डजंट स्लिप, ठीक है। तो कॉर्ड अगर नहीं स्लिप कर रहा है तो इसका मतलब ये जो डिस्क है और ये धागा है इसके बीच में भी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन डिस्क एंड द स्लिप इन ऑर्डर टू, मैं लिख देता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और कुछ नहीं है। In order to cord to not slip over disk, there must not be presence of relative motion between disk and cord, ठीक है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉर्ड जो है इस डिस्क के ऊपर विदाउट स्लिपिंग मूव कर पा रहा है, और जब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जब ब्लॉक फॉल कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये धागा भी ए से ही खींचेगा, ये तो नॉर्मल सा कांस्टेंट इक्वेशन है, और लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये धागा जो है, जो ये कॉर्ड है, ये स्लिप नहीं कर रहा है डिस्क पे, इट मीन्स कि in order for cord to not slip over the disk, there must not be any relative velocity or relative acceleration or let's say relative motion between the disk and the cord. ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, in order for cord to not slip over the disk, there must not be presence of any relative motion between disk and कॉर्ड। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है मास m का ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये धागा भी बाय कांस्टेंट इक्वेशन a से ही नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये सिर्फ धागा a से जा रहा है और ये पुल्ली जो है कुछ भी नहीं कर रहा, ना तो रोटेट कर रहा ना कुछ कर पा रहा है, तब तो फिर रिलेटिव मोशन हो गया ना, क्योंकि ये डिस्क तो प्योरली रेस्ट पे है, ठीक है, और ये ए से जा रहा है, तो इसका मतलब ये धागा डिस्क के ऊपर क्या करने लगा, स्लिप करने लगा। लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि द कॉर्ड डजंट स्लिप, इट मीन्स कि इन डिस्क के बीच में और इस कॉर्ड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो धागा है ये इस पे टेंशन लगा रहा होगा, ठीक है, ये धागा का जो टेंशन है टी, अभी यहाँ पे समय में यहाँ पे टी हो जाएगा, वो इस पे टॉर्क लगा रहा होगा, जिसके कारण कि ये पुली क्या हो रहा होगा, अपने ही एक्सेस पे फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये लेट्स से कि यहाँ पे टी है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आर हो गया, तो ऑब्वियस है ये आर क्रॉस एफ देखो अगर आप, तो ये इस पर क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो लेट्स से कि ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से इसको रोटेट करवा रहा है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टेंशन टी जो है धागा का, ये इस
डिस्क को फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करवा रहा होगा, जिसके कारण कि इस पे अल्फा आ रहा होगा। अब एक सबसे पहले चीज कि ये धागा ए से एक्सलेरेशन कर रही है, तो ये ए इक्वल्स टू आर अल्फा होगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। ठीक है, क्यों ऐसा? वही सेम चीज, ये धागा ए से जा रहा है, ये धागा ए से जा रहा है, ठीक है, और ये डिस्क जो है अल्फा से रोटेट कर रही है, तो इस यहाँ पे जब ये अल्फा से रोटेट कर रही है तो यहाँ पे इसका जो अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट लूँ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। और जब ए इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाएगा तो इसका मतलब डिस्क के पास भी जो है आर अल्फा टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो कि ए के बराबर है। इसका मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन डिस्क और कॉर्ड के बीच में नहीं है, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टेंशन है इसको डिस्क को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो अब फटाफट इक्वेशन लिखना है हमको, कुछ नहीं करना है, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है क्या, मास 2 kg है, तो सीधा सीधी मैं यहाँ 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2a लिख देता हूँ। ठीक है, और ये एम कैपिटल एम 4 kg है। अब इसके ये तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये प्योर रोटेशन कर रहा है। तो इसका मैं टेंशन के कारण रोटेशन ऑफ डिस्क ड्यू टू टेंशन, तो उसका मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, तो T इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क नेट जो होता है वो आई अल्फा होता है, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे T इंटू आर, ये क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर से आर कैंसिल। ठीक है, तो T इक्वल्स टू एम आर अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो T इक्वल्स टू एम बाई 2 आर अल्फा, तो T इक्वल्स टू एम बाई 2 आर अल्फा को मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, राइट। तो आर अल्फा को मैं ए लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वाई, बिकॉज आर अल्फा इक्वल्स टू ए इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। तो टी इक्वल्स टू एम बाई 2 ए आ गया, एम इज नथिंग बट 4 kg, तो 4 बाई 2 ए इज इक्वल्स टू 2 ए। तो टी इक्वल्स टू 2 ए को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 ए है, तो 2g माइनस 2a इक्वल्स टू 2a हो गया। ठीक है, तो 2g इक्वल्स टू 4a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो g बाई 2 इक्वल्स टू a हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू a हो गया। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप टेंशन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किस में रखना है, चलो मैं इसमें रख देता हूँ, इस वाले में। ठीक है, तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 10, 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2g माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू टी, तो 2 इंटू 10 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू टी, तो 10 न्यूटन इक्वल्स टू टी। तो टेंशन जो हो गया कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो टेंशन इन द कॉर्ड कितना हो गया, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ही आपको रिपोर्ट करना था और जी को 10 लेना पहले ही बोल दिया था, तो इसका आंसर 10 है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि और भी मैं रोटेशन के क्वेश्चन लूँ पी वाई क्यू के, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू फाइंड डिफ़िकल्टीज इन दिस चैप्टर एंड आई नो कि दिस चैप्टर इज़ लिटिल बिट ट्रिकी एंड इसमें सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास बेसिकली ये दो टॉपिक और सर्कुलर मोशन अच्छे हैं तो रोटेशन भी आपका धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो ही जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।